आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 6 का, और इस सबक का उन्वान है रिपोर्टाज। सबक रिपोर्टाज में रिपोर्टाज की तारीफ दे रखी है और उर्दू अदब की पहली रिपोर्टाज पौधे का एक हिस्सा इस सबक के अंदर शामिल किया गया है, जिसे कृष्ण चंद्र ने लिखा है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने बच्चों रिपोर्टाज का मुताला किया, रिपोर्टाज क्या होती है, किस तरह लिखी जाती है और क्या इसके असूल हैं, क्या ज़ाब्ते हैं, हमने इन हवालात से मुताला किया। सबक के दूसरे हिस्से में हमने कृष्ण चंद्र की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल की और साथ ही कृष्ण चंद्र की तर्ज तहरीर और कलाम की खुसूसियात के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की। यहाँ बच्चों मैं तीसरा हिस्सा सबक का लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज पौधे का मुताला करेंगे। पौधे कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज है और इस रिपोर्टाज में आपने तरक्की पसंद तहरीक के हैदराबाद में 1945 के अंदर मुनक्कद एक इजलास की रिपोर्ट पेश करी है। इस इजलास की रिपोर्ट आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की है और पौधे इसका नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत 1936 में की गई थी और ये रिपोर्टाज पौधे आपने 1946 में लिखी थी। तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत जो आपने की थी, ये समझ लीजिए कृष्ण चंद्र कहते हैं कि उस वक्त बीज डाला गया था ज़मीन के अंदर इंसानी दोस्ती की मिसाल कायम, इंसानी दोस्ती कायम करने के लिए, लोगों में यकजहती बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने हुकूक के लिए बेदार करने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी 1936 में जो बीज डाला गया था, उसकी पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में 1945 में हुई। 10 साल के बाद वो कॉन्फ्रेंस इसकी मुनक्किद हुई, हैदराबाद में हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो किस्से हैं, जो हालात हैं, वो पौधे की शक्ल के अंदर कृष्ण चंद्र ने बयान किए हैं। कृष्ण चंद्र कहते हैं कि 10 साल पहले 1936 में जो बीज लगाया गया था, वो बीज अब पौधे की शक्ल में बाहर आ चुका है, अब वो पौधा बन गया है। अब धीरे धीरे जब हम उसके साथ काम करेंगे और इसको फ़रोग देंगे तो वो पौधा तनावर दरख्त बन जाएगा और उसकी शाखों के अंदर एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बन जाएगा, एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बन जाएगा, जिसके अंदर किसी को भी अपने मफाद से मतलब नहीं रहेगा। हर आदमी दूसरों के बारे में सोचेगा, हर आदमी इंसानी दोस्ती के बारे में सोचेगा, इंसानी खुलूस, इंसानी मोहब्बत के बारे में सोचेगा। तो ये पौधे उन्वान इसका इसीलिए रखा गया था कि अभी ये पौधे की शक्ल के अंदर ये तहरीक हमारे सामने मौजूद है। 1936 में ये बीज थी, ज़मीन के अंदर डाल दिया गया था। इस बीज को 10 साल तक इसके पीछे खूब मेहनत की गई, खूब कोशिशें की गई और 10 साल बाद वो कोशिशें रंग लाती हुई नज़र आ रही थी। क्योंकि बच्चों तरक्की पसंद तहरीक जब शुरू हुई थी तो बहुत सारे मुसन्निफ़ीन इससे नहीं जुड़े थे और इससे दूर रहते थे, जुड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब 10 साल बाद ये तहरीक आगे बढ़ी, ये मुसन्निफ़ीन की जमात आगे बढ़ी, तो इस तरह का हाल हो गया था कि बहुत सारे लोग इसके साथ आके जुड़ रहे थे, नामवर लोग आके जुड़ रहे थे, नामवर मुसन्निफ़ीन आकर इस तहरीक से जुड़ रहे थे। तो फिर भी जुड़ रहे थे लोग, लेकिन फिर भी कृष्ण चंद्र कहते हैं कि तहरीक मुंतज़िर थी उन लोगों की जिनकी शोहरत आफाक के ऊपर पहुंची हुई थी। इस तहरीक को आफाक के ऊपर जाना था, बुलंदियों के ऊपर जाना था, क्योंकि ये तहरीक इंसानी हमदर्दी के ऊपर मुबनी थी। ये तहरीक इंसान को आगे बढ़ाने के ऊपर मुबनी थी, इंसानी हमदर्दी के ऊपर ये मुबनी थी। तो इस तहरीक को तनावर दरख्त बनाना है और सबको मिलकर बनाना है। इस तरह के ख्यालात आपने इस पौधे के ज़रिए जाहिर किए थे। आपने 1945 में जो हैदराबाद में इसका इजलास हुआ था, पहला कुल हिंद इजलास हुआ था, वो जिसमें पूरे हिंदुस्तान से अदीब शामिल हुए थे, मुसन्निफ़ शामिल हुए थे और 1945 में वो इजलास हुआ था, वो पहला इजलास था। उस इजलास की रुदाद पौधे में बयान की है। ये रिपोर्टाज है और उर्दू अदब की पहली रिपोर्टाज इस रिपोर्टाज को माना जाता है। तो पौधे के नाम से रिपोर्टाज है, कृष्ण चंद्र ने लिखी है। तीसरे हिस्से का मुताला करेंगे और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो पौधे से मुताल्लिक दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं इस रुदात को, इस किस्से को। आपको देखना है कि रिपोर्टाज के जो उसूल बताए गए हैं, आपको जो ज़ाब्ते बताए गए हैं, उन ज़ाब्तों के मुताबिक कितनी खूबसूरत अंदाज में कृष्ण चंद्र ने लिखी है। कृष्ण चंद्र का अंदाज़ बयान बच्चों बड़ा दिलचस्प है, खूबसूरत अंदाज में बयानी करते हैं, सादगी के साथ अपनी बात को कह देते हैं, जो कहना है सीधे उस बात को कहते हैं, कोई बनावट, कोई जोड़ तोड़ बात के अंदर नज़र नहीं आती। यहाँ पर वो
इजलास के वक्त हैदराबाद में जब इजलास हुआ था, इजलास वाले किस्से को उस पौधे किताब से यहाँ पर शामिल किया गया है। ये जो पौधे मैं आपको नाम ले रहा हूँ बार बार बच्चों, ये एक पूरी किताब है, आपकी बड़ी तवील किताब है, इसमें सारे के सारे किस्से बयान किए गए हैं। हैदराबाद इजलास के सारे किस्से इस किताब के अंदर शामिल किए गए हैं। इस किताब के अंदर इजलास में शिरकत करने वाले लोगों से लेकर उनके कारनामे, उन्होंने क्या क्या बातें कही, क्या उनके बीच में आपस में इख्तिलाफात थे, हर चीज़ के बारे में आपने जो जो देखा वो पूरा बयान कर दिया है। और रिपोर्टाज यही है, देख कर आंखों देखे हाल को तहरीरी शक्ल के अंदर और दिलचस्प अंदाज में बयान करना, और आपने पूरे ज़वाब्तों को, पूरे असूलों को पूरा करते हुए ये रिपोर्टाज लिखी है। तो बड़े गौर से आपको देखना है बच्चों, क्योंकि हम अदब का मुताला कर रहे हैं। अदब क्या है हमें यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ समझने का मौका मिल रहा है। देखिए मेरे साथ, जब सरदार जाफरी और कृष्ण चंद्र निज़ाम कॉलेज से लौटे तो फिराक और एहतशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ तशरीफ़ ले आए थे, लखनऊ से तशरीफ़ ले आए थे। ये भी हैदराबाद इजलास में शामिल हो गए थे। ये इजलास से पहले का वाक़या बता रहे हैं, जब इजलास शुरू होने वाला है उस वक्त क्या हाल था वहाँ पर। और ये बिल्कुल बच्चों सच्ची बयानी है, इसमें कोई फर्जी वाक़या नहीं है, फर्जी किस्सा नहीं है। जो बात कही जा रही है, जो बताई जा रही है, वो वाकई में ऐसी की ऐसी ही हुई थी। कोई इसमें फेरबदल कृष्ण चंद्र ने नहीं की है। जो कलाम इनके मुंह से जाहिर किए जा रहे हैं, जो बयानी इनके हवाले से दी जाएगी, किसी का भी नाम लेके बयान दिया जाएगा यहाँ पर, तो वो बयान साबित है, मुस्तनद है, उसमें कोई छेड़छाड़, कोई झूठी बातें, फर्जी बातें उसके अंदर नहीं जोड़ी गई हैं। रिपोर्टाज का मैंने मुताला करते वक्त आपको बता दिया था, रिपोर्टाज में झूठी बातें, फर्जी वाक़यात नहीं होने चाहिए, हर बात मुस्तनद होना चाहिए, साबित होनी चाहिए। और उसी अंदाज में कृष्ण चंद्र ने बातें शुरू की हैं। अब सरदार जाफरी कौन है? अली सरदार जाफरी, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है अली सरदार जाफरी। कृष्ण चंद्र ये सब शामिल थे वहाँ पर, फिराक गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, डॉक्टर अब्दुल अलीम, बड़ी बड़ी शख्सियत उस जगह के ऊपर शामिल थे। अब मुसन्निफ हैं, अदीब हैं, और सभी एक दूसरे के दोस्त भी हैं, एक ही तहरीक से जुड़े हुए हैं, सभी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए हैं, तो बेतकल्लुफ है एक दूसरे से और बड़े खुश तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जब सरदार जाफरी और कृष्ण चंद्र निज़ाम कॉलेज से लौटे तो फिराक और एहतशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ से तशरीफ़ ले आए थे। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण चंद्र लिख रहे हैं और कृष्ण चंद्र खुद अपने आप को भी उसके अंदर शामिल बता रहे हैं, यानी ये अपना किस्सा बयान कर रहे हैं, जो देखा आंखों देखा वही बता रहे हैं, लेकिन आंखों देखा ये एक शख्स की हैसियत से बता रहे हैं। वो खुद को भी वहां पर जो काम किए हैं उन कामों के अंदर शरीक बता रहे हैं। जब सरदार जाफरी और कृष्ण चंद्र निज़ाम कॉलेज से लौटे तो फिराक और एहतशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ से तशरीफ़ ले आए थे। ये सब लोग खाने पर बैठे उरियानी पर बहस कर रहे थे। सभी लोग अब खाना खा रहे थे, शाम का वक्त है, और खाना खाते हुए क्योंकि अदीब हैं, मुसन्निफ हैं और ज़हीन मुसन्निफ हैं, हर बात के ऊपर बहस कर कर कामों को अंजाम देते हैं। यहाँ इस वक्त उरियानी के ऊपर बहस चल रही है। उरियानी यानी नंगापन, बरहनगी, फहश चीज़ों के ऊपर बहस चल रही है। अदब में जो फहश आ गई थी उस वक्त, बच्चों तरक्की पसंद तहरीक तरक्की पसंदाना मुसन्निफीन की है। इसमें तरक्की पसंदाना ख़यालात का वजाहत की जाती है, आगे के ख़यालात, आगे की सोच व फिक्र के बारे में बताया जाता है। लेकिन उस वक्त तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता कई मुसन्निफीन ने अपने कलाम के अंदर, अपनी असनाफ के अंदर फहश चीज़ें भी लिखना शुरू कर दिया था। वो चीज़ें ऐसी थी कि हर तबका उसको नहीं पढ़ सकता, उसको घर के अंदर बच्चों के साथ बैठकर या बड़े लोगों के साथ बैठकर उस चीज़ को नहीं पढ़ा जा सकता था। फहश में उन चीज़ों का शुमार होता था, यानी नंगापन उरियानी उनके कलाम के अंदर बढ़ चुकी थी। जब उरियानी बढ़ गई थी तो अब ये मुसन्निफीन बहस कर रहे थे इस बात के ऊपर कि अदब से उरियानी को दूर रखा जाए, इस नंगेपन को दूर रखा जाए, इन फहश चीज़ों को अदब से दूर रखा जाए। तरक्की पसंदी के नाम के ऊपर, तरक्की याफ्ता मुआशरे के नाम पर हर चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाए, खुलापन नहीं दिया जाए, खुलेपन की इजाज़त नहीं दी जाए। तो उस बात के ऊपर ये बहस कर रहे थे। सरदार ने आते ही कलम हाथ में लेकर एक तजवीज़ इस अम्र के मुतालिक लिखना शुरू की और बहस तवील होती गई। अब सरदार जब इसमें शामिल हो गए, अली सरदार जाफरी, तो उन्होंने एक तजवीज़ लिखी और जो दलील दे रहे थे उनको लिखना शुरू कर दिया कि हम इसको लिखकर कोई इसकी
तजवीज़ बना लेंगे, कोई नमूना बना लेंगे और उसको फिर हम सबके सामने रखेंगे। फिराक हुस्नकार हैं, इसलिए भी उन्हें उरियानी से इतनी नफरत नहीं है। अब उरियानी के ऊपर बहस चल गई है, लेकिन कुछ तो उसके खिलाफ थे और कुछ उरियानी की हिमायत में थे। उरियानी की हिमायत में मतलब वो किसी भी तरह की पाबंदी लगाने के खिलाफ थे। उरियानी की हिमायत नहीं कर रहे थे, वो पाबंदियों की खिलाफत कर रहे थे। बोले पाबंदियां अदब के ऊपर नहीं होनी चाहिए, जबकि एक तबका ये कह रहा था कि अदब के अंदर नंगापन नहीं होना चाहिए। तो दो फाड़ हो गए और बहस हो रही थी। अब बहस में कौन किस तरफ था ये बताया गया है। फिराक गोरखपुरी जो हैं हुस्नकार हैं। फिराक की आप शायरी देखिए, आपकी किताब में आगे आएगी और 11वें दर्जे के अंदर आप पढ़कर आए हो। फिराक गोरखपुरी की जो गज़लें होती हैं वो हुस्न और इश्क की गज़लें होती हैं। हुस्न के परस्तार आपको माना जाता है। आशिकी की गज़लें आपने बहुत शिद्दत से की हैं, बहुत खूबसूरती से की हैं। तो फिराक के यहाँ पर बच्चों हुस्नकारी मिलती है। हुस्नकारी यानी हुस्न की तख्लीक करने वाला, आराइश करने वाला, अपनी शायरी के अंदर, अपने कलाम के अंदर हुस्न की तारीफ़ें करने वाला। तो फिराक गोरखपुरी के बारे में कहा जा रहा है कि फिराक हुस्नकार हैं। अपनी तख्लीकात में, अपनी गज़लियात में, अपनी नज़मों के अंदर वो हुस्न की तारीफ़ करते हैं। तो उनको इस उरियानी से कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कोई बात नहीं की कि मुझे तो उरियानी है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी जो लिख रहा हूँ, जिस तरह की मैं गज़लें लिखता हूँ, मुझे उरियानी से कोई एतराज़ नहीं है। एहतशाम की तबीयत में नौजवानी के बावजूद इतना ठहराव है कि वो उरियानी को देखकर बिदकते नहीं हैं, बरफरोख्ता नहीं हो जाते, सलावातें सुनाने पर आमदा नहीं हो जाते। तो फिराक गोरखपुरी को तो बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। लेकिन एहतशाम को बताया गया है कि एहतशाम हुसैन नौजवान है, तबीयत के अंदर नौजवानी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी मेयार में ठहराव है, उनके जहन के अंदर ठहराव है। तो वो उरियानी को देखकर बिदकते नहीं है, गुस्सा नहीं हो जाते, ताने नहीं सुनाने लग जाते। बरफरोख्ता मतलब बच्चों गुस्सीला, नाराज़ हो जाना, भड़क जाना, बरफरोख्ता भड़क जाना। तो इनका मिजाज ऐसा नहीं था कि ये बरफरोख्ता हो जाते और उरियानी को देखकर ये बिदकते नहीं है, गालियां बकने नहीं लग जाते। सलावातें सुनाना यानी बुरा भला कहना, यहां पर है गालियां कहना, गालियां देना। तो ये इतना गुस्सा नहीं हो जाते, गुस्सा होते हैं, मना करते हैं, लेकिन बेकाबू नहीं होते, अपने काबू में रहकर समझाते हैं कि ये बातें ठीक नहीं है, इसको दूर रखिए अदब से। डॉक्टर अब्दुल अलीम का अंदाज ये था, मियाँ अभी तुम बच्चे हो, क्या तिफलाना बातें कर रहे हो। डॉक्टर अब्दुल अलीम भी अदीब हैं और उनके अंदर शामिल थे, इस तहरीक में शामिल थे। तिफलाना यानी बचकाना, तिफल यानी होते हैं बच्चे, और तिफलाना बच्चों की जैसी हरकतें करना। तो अब्दुल अलीम इनकी बहस सुन रहे हैं, आपस में कोई तो उसकी मुखालिफत में बात कर रहा है, कोई उसकी हिमायत में बात कर रहा है। और यानी कि अब्दुल अलीम कहते हैं कि मियाँ अभी तुम बच्चे हो और ये तिफलाना बातें क्यों कर रहे हो, बच्चों के अंदाज में बातें क्यों कर रहे हो। अब अब्दुल अलीम का हुलिया बयान कर रहे हैं कि अब्दुल अलीम कौन थे और वो क्या हैं। उसी रुदात के अंदर ही एक किस्सा और जोड़ दिया है, एक बयान और जोड़ दिया है। उनके हशाश बशाश चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ दौड़ कर कम हो जाती थी। हशाश बशाश मुस्कुराता हुआ, हमेशा उनके चेहरे के ऊपर हंसी तारी रहती थी, चेहरे के ऊपर मुस्कान बनी रहती थी। तो जब ये कह रहे थे कि क्या तिफलाने बातें कर रहे हो, तो उनके हशाश बशाश चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट की लहर दौड़ दौड़ के कम हो जाती थी, यानी हंसते थे और फिर अपने आप के अंदर खामोश होने की कोशिश करते थे, क्योंकि चेहरा ही उनका हंसमुख था अब्दुल अलीम का, और हंसने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अपनी हंसी रोक कर बोल रहे हैं कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। आगे आते हैं, वो अपनी दाढ़ी और वज़े कते से फ्रांसीसी मालूम होते थे। उनकी दाढ़ी इस अंदाज की थी जैसे फ्रांसीसी लोगों की दाढ़ी होती है, लंबी चौड़ी दाढ़ी, और उसको यूं इस तरह से गोल घुमा देते हैं कि फैली हुई दाढ़ी नजर आती है। और लंबाई चौड़ाई वज़ा कता, उनके जिस्म की बनावट, नाप जोक, उनकी लंबाई कताई, चेहरे का जो चेहरा है उनका, वो इस तरह का था जैसे कोई फ्रांसीसी शख्स हो। तो अपनी दाढ़ी और वज़े कते से फ्रांसीसी मालूम होते हैं, और अपने दुरुस्त अंदाज़े तकल्लुम से हेड मास्टर। दुरुस्त यानी करख्त, खुरदुरा, खरखरा आवाज़ होती है ना कई लोगों की कि उनकी सुनते ही डर मालूम होता है, खौफ आ जाता है। खरखरी आवाज़, सख्त आवाज़ जिसकी हो उसे दुरुस्त आवाज़ वाला कहा जाता है। और अंदाज़ तकल्लुम, कलाम का अंदाज़, बात करने का अंदाज़।
अब्दुल अलीम के दुरुस्त अंदाज़े तकल्लुम से हेडमास्टर नज़र आते थे। अपने दाढ़ी वगैरह चेहरे मोहरे से वज़े क़ते से वो फ्रांसीसी नज़र आते थे और बोलने के अंदाज में ऐसा लगता था जैसे कोई वो हेडमास्टर हो। और आग बबूला होते वक्त 100% कम्युनिस्ट नज़र आते थे। जब वो गुस्सा हो जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो कोई कम्युनिस्ट हो। जितना गुस्सा कम्युनिस्ट को आता है उतना उनको आता है, क्योंकि कम्युनिस्ट के बारे में बताया जाता है बच्चों कि वो भी बात बात के ऊपर भड़कते हैं, बात बात के ऊपर गुस्सा करते हैं और अपनी हर बात का जवाब वो गरमाई से देने की कोशिश करते हैं। कम्युनिस्ट यानी कम्युनिज्म को मानने वाले। अक्सर लोग गलत बात गलत मौके पर कहते हैं। अक्सर लोग गलत बात गलत मौके पर कहते हैं या गलत बात सही मौके पर कहते हैं। अक्सर लोग गलत बात गलत मौके पर कहते हैं या गलत बात सही मौके के ऊपर कहते हैं। लेकिन अब्दुल अलीम के बारे में बच्चों ये मशहूर था, डॉक्टर अब्दुल अलीम के मुतालिक ये मशहूर है कि वो हमेशा सही बात कहते हैं और हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। यानी हम कहीं जा रहे हैं, कहीं हमारी बयान कर रहे हैं, हम कुछ बात बोल रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गलत बोल जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा ही गलत बोलें या हमेशा ही हमारी बुराई हो। लेकिन अब्दुल अलीम के बारे में कहा जाता है कि ये सही बोलते हैं, हमेशा सही बोलते हैं, लेकिन इनका मामला ये है कि ये हमेशा अपनी सही बात को गलत जगह के ऊपर बोल जाते हैं। जहां नहीं बोलना है वहीं बोल जाते हैं। खामोश रहने वाली जगह के ऊपर भी ये अपना कलाम कर जाते हैं, बोल जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा लोग इनको पसंद नहीं करते थे। और अंदाज़ तकल्लुम आपको बता दिया, खरखरा है, सख्त है, हेडमास्टर के अंदाज में रुआब के साथ कड़क आवाज़ में बात करते हैं। अब सही बात भी कहते हैं तो बहुत सारे लोग इनकी सही बात से भी बुरा मान जाते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या हमारी बुराई कर रहे हैं, जबकि बात लोगों की इस्लाह के लिए की जाती है। लेकिन उनका अंदाज़ तकल्लुम ही ऐसा है कि लोगों को वो गवारा नहीं होता। चद्दर घाट कॉलेज में उन्होंने तकरीर करते हुए तलबा के मजमूए में कॉलेज के उस्तादों को वो डांट बताई कि बेचारे अब तक याद करते होंगे। ये चद्दर घाट कॉलेज का वाकया ही बयान कर दिया है इन्होंने, एक छोटा सा। वहाँ के उस्तादों को इन्होंने डांट पिलाई है और ये कहते हैं कृष्ण चंद्र कि वो डांट पिलाई है कि वो उनके जो उस्ताद हैं, चद्दर घाट कॉलेज के उस्ताद थे, वो आज भी इनको याद रखते होंगे, अब्दुल कलीम कोई चीज़ है। इसी तरह PEN कॉन्फ्रेंस के मौके पर जब डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी एनसाइक्लोपेडिस्टिस की तरह एक तहरीक जारी की जाए, तो बहुत से लोगों ने इस इनकलाबी तजवीज़ की हिमायत की और कुछ ने उनकी खिलाफत की। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बड़े गौर से पढ़ना है। मुल्कराज आनंद का नाम एक बार फिर आया है, कुछ याद आया आपको? मुल्कराज आनंद कौन है? तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो अंजुमन बनाई गई थी, इंग्लिस्तान में अंजुमन बनाई गई थी, 1935 में ये अंजुमन बनाई गई थी। और इस अंजुमन का पहला सदर किसको बनाया गया था? मुल्कराज आनंद को। सज्जाद ज़हीर याद है आपको? सज्जाद ज़हीर के साथ मुल्कराज आनंद थे, ज्योति घोष थी। इन्होंने मिलकर वो कॉन्फ्रेंस इंग्लिस्तान में बनाई और मुल्कराज आनंद को उस कॉन्फ्रेंस का पहला सदर मुनक्किद किया गया। तो मुल्कराज आनंद ने एक तजवीज़ पेश की थी। वो तजवीज़ क्या थी कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी एनसाइक्लोपेडियास्टिस की तरह, फ्रांस के अंदर एनसाइक्लोपीडिया की तरह एक किताब बनाई गई थी। उस किताब में बहुत सारी अहम मालूमात दी गई थी। हर तरह की मालूमात मैं मिसालों के, मैं सबूत के साथ उस किताब के अंदर शामिल की गई थी। और ये किताब वहाँ के अदीबों ने तरतीब दी थी। इस किताब को जो अदब से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इस किताब को तरतीब दी थी। तो मुल्कराज आनंद ने तजवीज़ पेश की कि जैसे फ्रांस के अंदर उन्होंने वो किताब बनाई है, बासनद किताब बनाई है, मुस्तनद किताब बनाई है, तो हमें हिंदुस्तान में भी एक ऐसी किताब बनानी चाहिए जैसे फ्रांस के अंदर एनसाइक्लोपेडिस्ट बनाई गई है, वैसी की वैसी ही हिंदुस्तान में भी बनाई जानी चाहिए। अब ये तजवीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत काम की तजवीज़ थी, बहुत सारे लोगों ने इसका साथ भी दिया इस तजवीज़ का। लेकिन अब्दुल अलीम, जिनके बारे में कहा गया है कि वो हमेशा सही बात गलत मौके पर बोल देते हैं, उन्होंने इस तजवीज़ के लिए मना कर दिया। खिलाफत में आ गए वो। और क्यों आए उसकी वजह देखिए आप, कितनी दिलचस्प वजह है। तो बहुत से लोगों ने इस इनकलाबी तजवीज़ की हिमायत की। उनमें रियासत बीकानेर के वजीर सरदार पानेकर भी शामिल थे। लेकिन सिर्फ एक आदमी की पुरजोर मुखालिफत से ये तहरीक रह गई।
सिर्फ एक आदमी ने मुखालिफत की। कौन थे वो एक आदमी? ये मुखालिफत करने वाला जानते हो कौन था? यही अपने डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब। आपने उठकर कहा तजवीज़ तो बहुत माकूल है, लेकिन मैं पूछता हूं कि फ्रांस में इस तहरीक को चलाने वालों में बड़े बड़े लोग थे, रूसो और वाल्टियर, यहां ऐसा कौन है? अब्दुल अलीम खड़े हो गए। डाइस लगा हुआ था, बहुत सारे लोगों का इजलास था, मजमा लगा हुआ था, आगे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और पीछे भी बड़े बड़े नाम बैठे हुए थे इनके। अभी बताया जाएगा कितने बड़े बड़े नाम हैं। वो लोग बैठे हुए थे। मुल्क राज आनंद ने तजवीज़ पेश की कि हमें भी किताब बना लेनी चाहिए। आप खड़े हो गए कि फ्रांस के अंदर ये किताब बनाई गई थी, तो बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल थे। रूसो और वाल्टेयर जैसे इसके अंदर शामिल थे, बड़े अदीब है रूसो फ्रांस के। रूसो शामिल थे, वाल्टियर शामिल थे और इन्हीं के आसपास के बड़े बड़े अदीब इस तहरीक में शामिल थे, इस किताब को लिखने में शामिल थे। क्या तुम्हें हिंदुस्तान में कोई ऐसा नजर आता है इनके करीब का? ऐसा यहां पर कोई नहीं है। और फिर क्या कहते हैं वो, यहां ऐसा कौन अदीब है, कौन ऐसा मुफक्किर है? आपने पूरे मजमे पर नजर डालकर कहा मुझे तो आप लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नजर नहीं आता। कहा कि वहां पर रूसो और वाल्टियर ने शुरू किया है, क्या उस दर्जे का अदीब, उस दर्जे का मुफक्किर यहां पर मौजूद है? और फिर भीड़ की तरफ इशारा करते हैं, मुझे तो आप लोगों में से ऐसा कोई भी नजर नहीं आता जो इसका मेयार इतना ऊंचा हो, जो बुलंद पाए का हो। ना इस पाए का नजर आता, ना इस मेयार का नजर आता, जो इस तरह के काम को अंजाम दे दे। मुझे आप में से कोई नजर नहीं आता। कहां मुखातिब हैं? भीड़ की तरफ, इजलास में जो आम लोग बैठे हुए हैं उनको इशारा कर रहे हैं। तभी इस पर कहका बुलंद हुआ, सभी हंसने लग गए उनकी बात सुनकर। फिर मजमे में से किसी मनचले ने कहा, अब वहां जो भीड़ की तरफ इशारा कर रहे थे कि मुझे तुम्हारे अंदर से कोई ऐसा नजर नहीं आता जो इस तजवीज़ को पूरा करने का मादा रखता हो, इस तरह की किताब बनाना का हिम्मत रखता हो, ऐसा आपके अंदर से मुझे कोई नजर नहीं आता। तो भीड़ में से एक मनचला उठा और कहा कि हमारे अंदर तो कोई नहीं है। क्या डाइस के ऊपर भी कोई मौजूद नहीं है? जो स्टेज लगा हुआ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या इनके अंदर भी कोई नहीं है? वो कहता है, जो मनचला खड़ा हुआ, और क्या डाइस पर भी कोई ऐसा आदमी आपको नजर नहीं आता? अब अब्दुल अलीम को इस मौके के ऊपर खामोश हो जाना चाहिए था। जो बात है उनको सबके सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बताया गया है कि वो सही बात तो करते हैं लेकिन गलत मौके के ऊपर करते हैं। उन्होंने डाइस की तरफ देखा। डाइस पर सरोजनी नायडू तशरीफ फरमा थी। सरोजनी नायडू बड़ा नाम है। जवाहरलाल नेहरू थे। फलसफादां राधा कृष्ण थे। ये डॉक्टर राधा कृष्ण हैं जो हमारे मुल्क के वजीर आजम बने थे। हरमैन ओल्ड थे और फारिस्टर और मुल्क राज आनंद, अहमद शाह बुखारी पितरस और दूसरे लोग। डॉक्टर साहब ने डाइस पर निगाह डाली, सबकी तरफ देखा और फिर मजमे की तरफ मुड़कर कहने लगे, इनमें भी कोई नहीं। तहरीर गिर गई। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें बैठी हुई हैं, इतने बड़े बड़े अदीब बैठे हुए हैं जो बुलंद पाए के अदीब हैं, बड़े नामवर हैं, बड़े कद्दावर हैं। आपने मुड़कर डाइस की तरफ देखा, सबके चेहरों पर नजर डाली और फिर कहते हैं, सच्चाई से बयान कर दिया, मुझे इनके अंदर भी कोई ऐसा नजर नहीं आता जो रूसो जैसा काम कर सके, जो इतने बुलंद पाए का काम कर सकता हो। इनमें भी कोई मुझे नजर नहीं आता। बस तहरीक फिर चल सकती थी, वो तजवीज़ गिर गई, खत्म हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर साहब सच्चाई को उस शिद्दत एहसास के साथ पेश करते हैं और उस पर उस सख्ती से कारबंद होते हैं कि अक्सर औकात हमदर्दी भी उनके मुखालिफ हो जाते हैं, लेकिन इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। वह अदीबों के महात्मा गांधी हैं, लेकिन ज़रा अदम तशद्दुद के कायल नहीं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत सख्त हैं, लेकिन सच्चे हैं, साफगो हैं। जो बात कहनी है पुरजोर तरीके से कहते हैं और अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं, पलटते नहीं हैं अपनी बात से, क्योंकि कभी झूठ बात नहीं करते, गलत बात नहीं करते, सच बात कहेंगे, साफ बात कहेंगे। किसी को बुरा लगता हो तो लग जाए, उसकी वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। अब्दुल अलीम उसकी परवाह नहीं करते थे। तो सच्चाई को इस शिद्दत एहसास के साथ पेश करते थे कि उनके खुद के जो हमदर्द थे वो भी उनसे दूर हो जाते थे। सच्चाई को पेश कर रहे हैं, लेकिन उसमें करने का अंदाज, सच्चाई को पेश करने का अंदाज उनका ऐसा रहता था कि जो उनके साथी हैं, उनके हमदर्द हैं, उनको भी उनकी बातें चुभने लग जाती थी, बुरी लगने लग जाती थी, लेकिन वो किसी की कोई
बात की परवाह नहीं करते थे। रूठ रहे हैं तो रूठ जाने दो, नाराज हो रहे हैं तो हो जाने दो, सच्चाई से दूर जा रहे हैं तो जाने दो, जो बात मैंने कह दी वो मैंने सच कह दी, और जो अंदाज मेरा कहने का है उसी अंदाज में कह दी, अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा, किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। तो कई उनके मुखालिफ हो जाते हैं, इस पर उनको परवाह नहीं। और वो अदीबों के महात्मा गांधी हैं, अदीबों के महात्मा गांधी कहा गया है। महात्मा गांधी सच्चाई, ईमानदारी, अदम तशद्दुद, हर तरह की जो चीज़ें हैं उनके अंदर वो महात्मा गांधी के जैसे थी। सारे अमाल उनके महात्मा गांधी के जैसे थे। सच्चाई भी थी उनके अंदर, ईमानदारी भी थी, हक परस्ती भी थी, साफ गोई भी थी। जो अपने बारे में जो बातें थी सारी खुलकर बता देते थे। इसलिए उनको अदीबों का महात्मा गांधी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? अब्दुल अलीम को अदीबों का महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी अदम तशद्दुद के हामी थे, लेकिन ये अदम तशद्दुद के कायल नहीं थे। देख लीजिए, आप लिख रहा है यहां पर अब्दुल हलीम, लेकिन ज़रा अदम तशद्दुद के कायल नहीं, ज़रा सा भी रहम नहीं करते थे। किसी के अगर सज़ा देनी है, किसी को उसके कारनामों को उसके सामने जाहिर करना है तो बगैर डरे बगैर हिचके वो जाहिर कर देते थे। अदम तशद्दुद, किसी को नहीं मारना पीटना, अहिंसा। गांधी जी अहिंसा की बात के ऊपर चलते थे, अदम तशद्दुद का पैगाम फैलाते थे, अदम तशद्दुद के कायल थे। लेकिन अब्दुल अलीम को अदीबों का महात्मा गांधी तो कहा जा रहा है, लेकिन महात्मा गांधी की तरह इनमें अदम तशद्दुद का जज्बा नहीं मिलता है। ये अदम तशद्दुद के कायल नहीं है, ये तो तशद्दुद के कायल हैं। कैसे? और अगर कभी हिंदुस्तान में ऐसा कानून नाफिज हुआ कि अदीबों को उनकी फिक्री, जहनी या खारजी गलतियों की सज़ा मिलने लगी, तो इस एहतिसाब का महकमा डॉक्टर साहब के ही सुपुर्द होगा। अदम तशद्दुद, खुद को जुल्म और ज़्यादती से अलहदा रखना, अहिंसा, जो मैंने आपको बताया अभी। तो कहा गया है कि अगर कभी ऐसा महकमा बना जिसमें शोरा को, अदीबों को उनकी की गई गलतियों की सज़ा दी जाए। कौन सी गलती होती हैं अदीबों और शोरा से? अपने कलाम के ज़रिए जो गलतियाँ हो जाती हैं, वो शायरी लिखती हैं, उसका क्या असर मुआशरे के ऊपर हो रहा है उसको भी देखा जाता है। किस तरह का वो कलाम लिख रहे हैं, उस कलाम से लोगों के जहन के ऊपर क्या तासुरात पड़ रहे हैं, हर चीज़ को देखा जाता है। तो देखा जाता है, लेकिन उनकी कमियों को, उनकी बुराइयों को, उनकी ख़राब ख्यालियों के लिए उनको सज़ा नहीं दी जाती। तो कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा महकमा बना दिया गया कि अदीबों के इन बुराइयों के लिए सज़ा मिलने लगे, तो उस महकमे का सदर, उस महकमा जो बनेगा उसका सदर अब्दुल अलीम को बनाया जाएगा। अब्दुल अलीम के सुपुर्द वो महकमा कर दिया जाएगा कि तुम गलतियां निकालो, तुम देखो और तुम ही सज़ा दो। और यही इसको बखूबी से संभाल सकते हैं, क्योंकि ये किसी से डरते नहीं हैं, किसी के ऊपर रहम नहीं खाते, किसी के उयूब को छुपाते नहीं हैं, जिसको जो बात कहनी है उसके मुंह के ऊपर कह जाते हैं। तो इन्हीं खासियत के बिना के ऊपर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एहतिसाब का महकमा बने, एहतिसाब यानी हिसाब करना, जायज़ा लेना, हिसाब लिया जाए अगर किसी से उनकी कमियों का, उनकी बुराइयों का, उनके किए गए अमाल का, अदीबों के लिए अगर ऐसा महकमा बना दिया गया, तो ये काम ईमानदारी से अब्दुल अलीम ही कर सकते हैं। वो सबसे हिसाब लेंगे और सबको उसके हिसाब का इंसाफ भी करेंगे, उसको सज़ा भी देंगे। किसी के ऊपर ये रहम नहीं करेंगे और किसी के ऊपर ये ज़्यादती नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हिसाब का महकमा बना तो ये अब्दुल अलीम को ही सुपुर्द किया जाएगा। उनकी साफगोई से बहुत से लोग उनसे घबराते हैं, लेकिन इसमें उनकी अजमत है। और अगर इस सिंफ में कोई उनकी से टक्कर ले सकता है तो वो है हसरत मोहानी। साफगोई की वजह से बहुत सारे लोग डॉक्टर अब्दुल अलीम से घबराते थे, दूर भागते थे उनसे, क्योंकि वो कोई लाग लपेट नहीं, साफ अंदाज में बात करते थे। कहा है इन्होंने कि अगर सज़ा देने का मुकाम आए तो वो तो बेबाकी से अपना काम कर देते थे, बेबाकी से उसको सामने मुंह के ऊपर जवाब दे दिया करते थे। तो किसी से नहीं घबराते थे, किसी से नहीं डरते थे। अब उनकी साफगोई वाली आदत का, बेरहमी, साफगोई, ईमानदारी, सच्चाई, इन आदत का, इन खसलत का अगर किसी से मुकाबला हो सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है जो इनसे मुकाबला कर सकता है, और वो है मौलाना हसरत मोहानी। हसरत मोहानी कौन है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाली शख्सियत, अजीम शायर,
राधा और कृष्ण की मोहब्बत के अंदर पागल शायर, कृष्ण के इश्क के अंदर बहुत सारी गज़लें लिखी हैं आपने। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जिस नारे को पकड़कर आज़ादी के मतवाले भागते थे, अंग्रेज़ों से बेखौफ होकर लड़ जाते थे, वो नारा हसरत मोहानी का दिया हुआ था। तो हसरत मोहानी भी साफ गो थे, सच्चे थे, किसी से नहीं डरते थे। जो बात कहनी है, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा अदीब हो, कितना ही बड़े से बड़ा मुसन्निफ हो, मुंह के ऊपर जवाब दिया करते थे। इख्तलाफ है तो सामने कह दिया करते थे कि इस बात के ऊपर हमारी आपसे नहीं बनने वाली, इस बात पे हम दूर रहेंगे। तो ये शख्सियत अब तो डॉक्टर अब्दुल अलीम की थी, और दूसरे उनका मुकाबला इसी शख्सियत के खुसूसियात में मुकाबला करने वाले थे हसरत मोहानी, जो खुशकिस्मती से उस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, शिरकत रखते थे और बिला नागा उसके हर जलसे में शिरकत करते रहे। चुनांचे जब तरक्की पसंद अदीबों की तरफ से कुरआनी के खिलाफ करारदाद पाई गई, पेश की गई, तो उसकी मुखालिफत करने वाले मौलाना हसरत मोहानी थे और काजी अब्दुल गफ्फार। हसरत मोहानी उस तहरीक में शिरकत कर रहे थे, हैदराबाद में वो मौजूद थे, और उस तहरीक के जो अलग अलग जलसे हो रहे थे वो हर इजलास में शामिल होते थे और बड़ी सरगर्मियों के साथ उन इजलास में वो शामिल हुआ करते थे। अब तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने कुरआनी के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की, एक प्रस्ताव रखा, एक मुआहदा रखा, किसके? कुरआनी के ख़िलाफ़, नंगापन के ख़िलाफ़, कि मुआशरे में नंगापन फैलाने वाले मुसन्निफ़ों को रोका जाना चाहिए, इनकी कुरआनी वाली तसनीफ़ को ज़ब्त करना चाहिए, इनको ऐसी तख्लीक करने के लिए मना करना चाहिए, पाबंदियाँ इनके ऊपर लगाना चाहिए। नौजवान शोरा ने, नौजवान अदीबों ने, जो शुरू में हमने पढ़ा, बहस कर रहे थे इस बात के ऊपर, कुरआनी के ऊपर, अब वो तजवीज़ ले आए थे, मसौदा उन्होंने तैयार कर लिया था और उस मसौदे को एक इजलास के अंदर पेश कर दिया कि अब इसको यहाँ पर पास करा लेंगे हम और ये कुरआनी वाला मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ये कुरआनी वाले मसौदे के ख़िलाफ़ कौन लोग आए? इसके ख़िलाफ़ आए मौलाना हसरत मोहानी और काजी अब्दुल गफ्फार। प्रेमचंद सोसाइटी के सदर हैं ये काजी अब्दुल गफ्फार, और बहुत उम्दा पाए के शायर हैं। आपकी लैला के खतूत जो किताब थी बहुत मशहूर हुई है, लैला के खतूत और मजनू की डायरी काजी अब्दुल गफ्फार ने लिखी है और बहुत मशहूर है। और ज़ईफ़ थे, हसरत मोहानी भी ज़ईफ़ थे और काजी अब्दुल गफ्फार भी ज़ईफ़ थे, फिर भी आप कुरआनी की हिमायत के अंदर आ गए। अब आप कुरआनी की हिमायत में नहीं थे, नंगेपन की हिमायत में नहीं थे, आपकी हिमायत, आपकी खिलाफत थी पाबंदियों से। आप पाबंदियों के खिलाफ थे, पाबंदी नहीं लगाने देना कहीं भी चाहते थे। आपका कहना था कि कलाम के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी तो फिर तरक्की पसंद जहन कैसे रहेगा, वो जहन आगे सोच ही नहीं सकता, उस पाबंदियों के दायरे के अंदर ही घूमता रहेगा। अगर फहश है तो उसको अपने ज़ाती मेयार से ख़त्म किया जा सकता है, कुरआनी को अपने आप ख़त्म किया जा सकता है, पाबंदियों के ज़रिए किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इनका नज़रिया ये था कि कुरआनी के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, जो तजवीज़ पेश की गई है, मसौदा पेश किया गया है, उसको गिरा देना चाहिए। काजी अब्दुल गफ्फार और हसरत मोहानी का ये सोचना था कि इसको, तजवीज़ को, मुआहदे को गिरा देना चाहिए, इसको हम पास नहीं होने देंगे। अब मज़े की बात देखिए क्या थी? मज़े की बात यह थी कि नौजवान कुरआनी के ख़िलाफ़ तहरीक पेश कर रहे थे और बुज़ुर्ग इस तहरीक की मुखालिफत कर रहे थे। कितनी मज़ेदार बात हो गई। नौजवान तो फाहश चीज़ों को रोक रहे थे और जो बूढ़े ज़ईफ़ लोग थे, ज़ईफ़ मुसन्निफ़ थे, वो उसकी हिमायत में खड़े हो गए। वो चाहते थे कि कोई रोक टोक नहीं हो, जैसे लिख रहे हैं वैसा लिखने दो। अगर कोई फुहरता भी लिख रहा है, कोई नंगापन भी लिख रहा है, फाहिश चीज़ें भी लिख रहा है, तो उसे लिखने दो, रोको मत। और जो नए शोरा थे, नए ज़माने की जो मुसन्निफ़ थे, वो कहते थे कि नहीं, इस नंगेपन को, इस फाहिश चीज़ों को रोकना चाहिए, इन गंदगियों को नहीं फैलने देना चाहिए। दोनों के अंदर बहस हुई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस तरह नौजवान अज़हान की कौमी मसलूब, क़ुव्वत मसलूब हो जाएंगी और उनकी तख़य्युली नमो रुक जाएगी। अब जो बुज़ुर्ग थे, जो ज़ईफ़ थे, लेकिन उनका तजुर्बा ज़्यादा था, उन्होंने मना किया। इसलिए मना किया, मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि वो कुरआनी की हिमायत में नहीं थे, वो फहाश के हिमायत में नहीं थे, गलत चीज़ों की हिमायत में नहीं थे, लेकिन पाबंदियों के ख़िलाफ़ थे। वो जानते थे कि आज पाबंदियों की शुरुआत छोटी सी पाबंदी से होगी, लेकिन ये छोटी पाबंदी धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ी पाबंदी की शक्ल ले लेगी। इससे
नौजवान शोरा को जो उनका जहन है उन पाबंदियों को पार नहीं जा पाएगा। वो उसी के इर्द गिर्द अपने कलाम को लिखते रहेंगे। उनके कलाम के अंदर जो नयापन है, उनके कलाम में जो सादगी है वो ख़त्म हो जाएगी। उनके कलाम में बनावट आ जाएगी, बनावटीपन उनके कलाम के अंदर आने लग जाएगा। अभी तो ये पाबंदियाँ छोटी हैं, आगे चलकर ये पाबंदियाँ और बढ़ाते जाएंगे। तो उन्होंने सबकी खिलाफत की कि नहीं, कोई पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। और वजह उन्होंने बता दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस तरह नौजवान अजहान जहन की जमा, अजहान क़ुव्वतें मसलूब हो जाएंगी। और मसलूब यानी सलब किया गया, छीना हुआ, यानी फिर वो उनके मुताबिक ही लिखेंगे। पाबंदियाँ लगा दी, उनको शर्तें बता दी गई कि ये लिखना है, ये नहीं लिखना, यहाँ सोचना है, यहाँ नहीं सोचना, यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना। तो वो पाबंदियाँ हो गई और उनको इशारा दे दिया गया कि इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, और वो उसी तरफ सोचने लग जाएगा उनका जहन। तो उनके जहन का जो खुद परस्ती होती है, जो सच्चाई होती है, वो देखने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी। उनके जहन अब गिरफ्त में होकर काम करेगा, पाबंदियों के साथ काम करेगा, जिसको वो ये सही नहीं मानते। तो मसलूब हो जाएगी और उनकी तख़य्युली नमो रुक जाएगी। तख़य्युली ख़याल की नमो, तख़य्युली नमो फ़िक्री इर्तिका, ज़हनी नशो नुमा, उनका विकास, उनकी बढ़ोतरी वो रुक जाएगी। अब क्योंकि उनका ख़याल परवाज़ नहीं कर पाएगा, उनका जहन हर तरफ नहीं दौड़ पाएगा, उस पाबंदियों के अंदर ही उनको सोचना पड़ेगा, कैद बन जाएगी एक, तो वो आज़ादी से नहीं सोच सकेंगे। इसलिए उन लोगों ने, हसरत मोहानी ने और काजी अब्दुल गफ्फार ने इन चीज़ों को, मुआहदे को, इसको रोकने की कोशिश की कि नहीं, हम ये मुआहदा पास नहीं होने देंगे, ये हमारे अदब के लिए ठीक नहीं है। मौलाना हसरत मोहानी की पुरजोर तकरीर से करारदाद मुस्तरद कर दी गई, रद्द कर दी गई, फेल हो गई। हसरत मोहानी ने ज़ोरदार तकरीर की और सभी को उनकी बात माननी पड़ी और उस करार को रद्द कर दिया गया। सिब्त बेहद खुश था, कहने लगा। अब उसी के अंदर एक शख्स जो इनसे बहुत खुश था, नाखुश था, वो कहने लगा, और क्या कहता है वो देखिए। अमा मौलाना का हमेशा यही रोल रहा है, वो जहाँ गए लोगों को मुसीबत में डालते हैं। अब ये हसरत मोहानी के बारे में बात हो रही है। वो कहते हैं कि मौलाना का हमेशा ही ये रोल रहा है, अमा मौलाना का हमेशा ही ये रोल रहा है, जहाँ जाते हैं लोगों को मुसीबत में डालते हैं। जब कांग्रेस में थे तो होम रूल के दिनों में आज़ादी का जिक्र करके कांग्रेस के हाई कमांड को खाइफ किया करते थे। खाइफ यानी खौफजदा, डर में डालना, जो खौफ में आ जाए, खौफ खा जाए, वो खाइफ। तो होम रूल आंदोलन चल रहा है, होम रूल तहरीक जारी है। उस तहरीक के वक्त कांग्रेस सरकार से बात करने के अंदर बिजी है, लेकिन ये बीच में खड़े हो गए हसरत मोहानी कि नहीं, आप तो पूरी आज़ादी की बात करो, मुकम्मल आज़ादी की बात करो। होम रूल के दिनों में आज़ादी का जिक्र करके कांग्रेस हाई कमांड को खाइफ किया करते थे, डराते रहते थे। और जब कांग्रेस ने लाहौर कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुकम्मल आज़ादी की करारदाद मंजूर कर ली तो आपने इश्तराकत की पुख लगा दी। अब जब उनकी बात मान ली गई, पहले तो होम रूल के बारे में बात चल रही है और होम रूल के बीच में आप घुस गए कि नहीं, होम रूल छोड़ो और आप मुकम्मल आज़ादी की बात करो। कांग्रेस डर गई और फिर थोड़े दिन बाद जब उनको समझ में आया कि हाँ, मुकम्मल आज़ादी मांगनी चाहिए, जब लाहौर के कॉन्फ्रेंस के अंदर मुकम्मल आज़ादी मांगी गई, ये तजवीज़ पेश कर ली गई कांग्रेस ने कि अब मुकम्मल आज़ादी की बात करेंगे हम, तो आप फिर नई राह के ऊपर चल दिए। अब की बार इश्तराकियत के ऊपर चले गए, कम्युनिज्म के ऊपर चले गए कि नहीं, अब इश्तराकियत की बात करेंगे। और इश्तराकियत की पुख लगा दी। पुख लगानी, अड़ंगा लगाना, रोड़े अटकाना, बीच के अंदर टांगे अड़ाना। तो आपने पुख लगा दी और कांग्रेस से ऐसे नाखुश हुए कि मुस्लिम लीग में चले गए। और इस बात के ऊपर इश्तराकियत के सबब इनकी कांग्रेस से मुखालिफत हो गई और इतने मुखालिफ हुए कि कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग के अंदर चले गए। वहाँ पहुँचे तो अब बेचारे शरीफ खान बहादुरों को बगावत पर उकसा रहे हैं और मुकम्मल आज़ादी का रिजोल्यूशन पास करने के लिए उनको कह रहे हैं कि अब मुकम्मल आज़ादी का रिजोल्यूशन निकालिए आप। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ हंगामा करवा रहे हैं और दूसरों को फांसने का काम कर रहे हैं कि वो दूसरा मुश्किल में फंस जाता है जहाँ पर हसरत मोहानी जाते हैं। हर जगह मुसीबत में डालते हैं ये लोगों को। भाई अब अच्छा भला ये रिजोल्यूशन पास हो रहा था, खैर हटाओ अब इस किस्से को, ये कहकर वो रुक गया और उसके चेहरे पर हज़ारों दर्द की लकीरें यकायक मादूम हो गई। मादूम यानी गुम हो जाना,
मिटाया गया, ख़त्म हो जाना। अदम यानी चला जाना, यानी गायब हो जाए, उसको अदब कहते हैं। तो मादूम धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। और रिजोल्यूशन यानी करारदाद, मुआहिदा। तो यकायक उसके चेहरे से परेशानी की रेखाएं, परेशानी की लकीरें गायब हो गई, मादूम हो गई और वो हंस पड़ा। अब कहता है मगर भाई ये खूब है, मौलाना चट्टान है, बस किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी जगह से कभी नहीं हटेंगे। इतनी सारी खामियां होने के बाद भी ये बात बताई गई है कि मौलाना किसी के सामने सच्चाई रखते हुए डरते नहीं हैं, बड़ी साफगोई से बात करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, लेकिन करने के बाद अपनी बात के ऊपर ये मुस्तनद भी रहते हैं, अपनी बात के ऊपर अड़े भी रहते हैं, ये छोड़ते नहीं अपनी बात को। तो कहा गया आखिर में कि भाई छोड़िए, मौलाना तो मानेंगे नहीं, हमें ही मौलाना की तरह चलना पड़ेगा, जैसे मौलाना कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। मौलाना तो चट्टान है, अब चट्टान कोई अपनी जगह से हिलती है क्या? ना तो हिलेगी और ना वो हमारी सुनेगी, हमें ही अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, या चट्टान के पीछे पीछे ही हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और इस तरह वो अपने कामों को अंजाम देते हैं। आगे आते हैं बच्चों। दोपहर को प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह था। इफ्तिताह यानी शुरुआत, प्रेमचंद सोसाइटी का शुरुआत थी, इब्तिदा वहाँ पर की जा रही थी, उद्घाटन किया जा रहा था, इफ्तिदा किया जा रहा था। तो वहाँ एक प्रोग्राम था, एक महफिल थी। उस महफिल में इन सभी अदीबों को, सभी मुसन्निफीन को बुलाया गया था जो तरक्की पसंद इजलास के अंदर शामिल होने आए थे। तो अब वहाँ की भी हाल बयान कर रहे हैं कृष्णचंद्र, रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और रिपोर्ट के अंदर पहले तो आपने इजलास के अंदर जो शामिल लोग हैं, अब्दुल अलीम वगैरह, काजी अब्दुल गफ़ार वगैरह, उनके बारे में हाल बयान किए। और अब ये प्रेमचंद सोसाइटी के इफ्तिताह के मौके के ऊपर जो मुनक्किद की गई थी, जलसा मुनक्किद किया गया था, छोटा सा एक पार्टी रखी गई थी, उस जगह के ऊपर ये आए हैं और वहाँ की रुदात बयान करते हैं। तो प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह था। हुसैन सागर में जो क्लब है वहाँ दावत भी थी। अदीबों को कश्तियों में सवार करके क्लब में पहुँचाया गया। यानी हुसैन सागर का जो क्लब है वो पानी के बीचों बीच था। एक रास्ता खुश्की से जाने के लिए भी वहाँ पर था, चाहे तो कोई ज़मीन से भी उस जगह के ऊपर जा सकता था, लेकिन नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए, कृष्णचंद्र कहते हैं कि दिखावे के लिए सभी को पानी के रास्ते ले जाया गया, कश्तियों के अंदर सवार करके अदीबों को वहाँ पर ले जाया गया। तो हुसैन सागर हैदराबाद में ही क्लब है, उस क्लब में सबकी दावत थी। दावत का मौका क्या था? प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह। अदीबों को कश्तियों में सवार करके क्लब में पहुँचाया गया। दरहाल ये एक रास्ता खुश्की से भी जाता था, दरहाल ये इस सूरत में, यानी सबको कश्ती में सवार करके और क्लब में लेकर जाया जा रहा है। लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि क्लब में जाने का एक रास्ता सिर्फ पानी के ज़रिए ही जाया जा सकता है, सिर्फ कश्तियों में सवार होकर ही जा सकता है, बल्कि एक रास्ता और है, वो खुश्की से भी जा सकता है, लेकिन वहाँ से सबको नहीं ले जाया गया। गालिबन मोटर बोट की नुमाइश मकसूद थी। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है, बहुत हद तक ये चीज़ नज़र आ रही है कि मोटर बोट की नुमाइश करना चाहते थे जो वो लोग थे जिन्होंने ये इजलास, ये इफ्तिताह मुनक्किद किया था। वो अपनी मोटर बोटों की नुमाइश करना चाहते थे। तो नुमाइश के लिए अदीबों को उन मोटर बोटों में बैठा कर, कश्तियों में बैठाकर उस जगह के ऊपर क्लब की तरफ ले जाया गया। क्लब की इमारत झील में तामीर की गई है। कोई 50 के करीब मुलाजिम होंगे। 8 कोरस का खाना। इस दावत पर इतना सर्व किया गया था कि गालिबन प्रेमचंद को अपनी ज़िंदगी में इतनी रॉयल्टी ना मिली होगी। रॉयल्टी मुसन्निफ को अपनी तसनीफ़ पर नाशिर की तरफ से मिलने वाली रकम रॉयल्टी कहलाती है। जब कोई मुसन्निफ अपनी तसनीफ़ को अंजाम तक पहुंचा देता है, वो शाया हो जाती है, बाज़ार में चली जाती है, तो बाज़ार में जितनी वो उसकी कॉपियाँ बिकती हैं उसके मुतालिक, कॉपियाँ मिलने के मुतालिक जो तयशुदा रकम होती है वो रकम उस मुसन्निफ़ को भी दी जाती है। उसकी बिक्री में से एक हिस्सा मुसन्निफ़ को दिया जाता है, वो रॉयल्टी कहलाती है। और वो जब तक वो किताब बिकती रहेगी, उसकी अशात होती रहेगी और बाज़ार में मौजूद है, तब तक उसको रॉयल्टी, उसका एक हिस्सा मिलता रहेगा। तो ये एक तरह से उसकी इनकम हो जाती है, आमदनी हो जाती है, मुसन्निफ़ इसके ज़रिए रुपया कमाता है। तो जो पार्टी हो रही है, जो इजलास हो रहा है, ये क्लब के अंदर हो रहा है। और क्लब एक झील के बीचों बीच बना हुआ है, बड़ा महंगा होटल है,
50 से ज़्यादा तो यहाँ पर कारिंदे बताए गए हैं कि यहाँ पर मुलाजिम है काम करने वाले। तो बड़ा महंगा होटल है और यहाँ पर 8 तरह का खाना रखा गया है, 8 कोर्स का खाना, अलग अलग तरह के 8 तरह के खाने हैं, 8 कोर्स का खाना है। तो ये बता रहे हैं कृष्णचंद्र, यहाँ पर तंज कर रहे हैं कि प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह हो रहा है और प्रेमचंद की ज़िंदगी फटेहाल कपड़ों के अंदर बीती है। उनको इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने कपड़ों को वो तरतीब दे सकें, बहुत गरीबी के अंदर, मुफलिसी के अंदर प्रेमचंद की ज़िंदगी बीती है। तो ये बता रहे हैं कि जितना खर्च इस प्रोग्राम को करने के लिए किया गया है, इस इजलास के लिए जितने पैसे खर्च किए गए हैं, उनको अगर जोड़ा जाए तो इतनी रॉयल्टी तो प्रेमचंद को ज़िंदगी भर नहीं मिली होगी, उनको रॉयल्टी नहीं मिली होगी इतनी, जितना यहाँ पर उनकी सोसाइटी के इफ्तिताह के लिए खर्च कर दिया गया है। और कब खर्च किया गया है? प्रेमचंद के इंतकाल के बाद। उनकी ज़िंदगी में उनको किसी ने नहीं पूछा, इतना पैसा नहीं मिला ज़िंदगी में, लेकिन मरने के बाद देखिए कितनी कद्र हो रही है। यूरोप में जब अदीब जिंदा होता है तो उसकी कद्र होती है, हिंदुस्तान में मरने के बाद उसे पूछा जाता है। ये हमारा रिवाज है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। यूरोप में अदीबों की कद्र उसकी ज़िंदगी के अंदर ही होती है, खूब पूछा जाता है, खूब तारीफ़ें की जाती हैं, उसको तरह तरह की चीज़ों से नवाजा जाता है, रुपया, पैसा, इनामात, शोहरत, हर चीज़ अदीब को दी जाती है, मुसन्निफ़ को दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर मुसन्निफ़ों के साथ यही गुजरा है कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें किसी ने नहीं पूछा, बदहालियों में, तंगहालियों में उनकी ज़िंदगी गुजरी। और ये आम मुसन्निफ़ीन के साथ नहीं, बड़े बड़े शोरा के साथ, बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन के साथ भी यही हालात गुजरे हैं। उनको ज़िंदगी में किसी ने नहीं पूछा, उनके फाकों के अंदर ज़िंदगी गुजरी। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े जलसे उनके नाम पर किए गए, बड़े बड़े चंदे उनके नाम के ऊपर जमा किए गए, बड़े बड़े इनामात उनके नाम के ऊपर दिए गए। अब जब वो दुनिया में नहीं है तो ये इनामात, ये पार्टियां, ये इजलास उन शोरा के क्या काम आएंगे? गालिब के साथ भी, मिर्ज़ा गालिब के साथ भी यही हाल हुआ था। बड़े शायर थे, बुलंद पाए के शायर थे, लेकिन ज़िंदगी बदहालियों के अंदर गुजरी उनकी। और मरने के बाद गालिब की शोहरत आप देख लीजिए कितने बुलंदियों के ऊपर गई है। तो ये हिंदुस्तान का हमारा रिवाज है, हमने मुआशरा ऐसा बना दिया है कि अदीबों की यहाँ पर कद्र नहीं है। तो यूरोप में अदीब जिंदा रहता है तब कद्र की जाती है, और हिंदुस्तान में अदीब की इंतकाल के बाद उसकी कद्र की जाती है। ये तंज क्या है हमारे मुआशरे के ऊपर कृष्णचंद्र ने। चुनांचे आज प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह है। काजी अब्दुल गफ्फार तकरीर कर रहे थे और मुरग्गन खाने दावत में शामिल थे। काजी अब्दुल गफ्फार, जिनके बारे में अभी मालूमात हम हासिल करके आए हैं, पीछे हम पढ़कर आए हैं, जो हसरत मोहानी के साथ उरियानी के ख़िलाफ़ जो मसूदा पेश हो रहा था, उस मसूदे की खिलाफत में थे, उस मुआहदे को गिराने के हिमायत में थे काजी अब्दुल गफ्फार और हसरत मोहानी। अब यहाँ पर इस सोसाइटी का इफ्तिताह हो रहा है और काजी अब्दुल गफ्फार इस सोसाइटी के सदर थे। अब सदर थे, सदर बना दिया गया था, तो आप जानते हो क्या शान शौकत रहेगी, क्या उनका तेवर रहेंगे, क्या उनका अंदाज रहेगा, क्योंकि सोसाइटी का सदर होना, कुल हिंद सदर होना, ये बड़ी बात थी अपने आप के अंदर। तो काजी साहब को इस सोसाइटी का सदर बनाया गया था। प्रेमचंद, ये कृष्णचंद्र जो हैं, ये नायब सदर थे, दूसरा नंबर कृष्णचंद्र का था, और कृष्णचंद्र ही रिपोर्ट आज लिख रहे हैं। अब चूंकि वो सदर हैं, काजी साहब सदर हैं और बड़े ओहदे के ऊपर हैं, तो फिर बड़े ओहदे के ऊपर हैं तो उसी अंदाज में गुफ्तगू करेंगे, वही उनका चाल चलन रहेगा, वही उनके बोलचाल के अंदाज रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चों? देखिए, काजी अब्दुल गफ्फार तकरीर कर रहे थे और मुरग्गन खाने दावत में शामिल थे। मुरग्गन कहते हैं घी से भरे हुए को, जिसमें बहुत सारा रोगन हो, रोगन वाले खाने, घी में चकनाचूर घी उसके अंदर हो रहा है, खूब चुरम मुरम घी हो रहा है, वो मुरग्गन खाने कहलाते हैं। तो मुरग्गन खाने दावत में शामिल थे। झील के मंजर से अदीब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। काजी अब्दुल गफ्फार की शख्सियत पर मतानत का एक दबीज पर्दा पड़ा हुआ है। मतानत यानी संजीदगी और दबीज यानी मोटा, किसी कपड़े या कागज़ के लिए बोला जाता है। दबीज कागज़, दबीज कपड़ा, इन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो संजीदगी का पर्दा काजी अब्दुल गफ्फार की शख्सियत के ऊपर पड़ा हुआ है और दबीज पर्दा उसको बताया गया है, मोटा पर्दा बताया हुआ है, क्योंकि वो सदर हैं। अब मैंने बताया सदर का चाल चलन कैसा होगा, उसका अंदाज कैसा होगा, गुफ्तगू किस तरह से करेगा, जो अपनी शख्सियत के असली उसके ज़हूर हैं उनको छुपाए रखेगा और बाहरी बनावटीपन, दिखावेपन के साथ बात करेगा।
तो उनकी शख्सियत में भी काजी अब्दुल गफ्फार की शख्सियत पर मतानत का एक दबीज़ पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन इतना दबीज़ भी नहीं कि उनकी जबली खुशी तबई इस मतानत के अंदर से झलक ना उठे। वो कहते हैं कृष्ण चंद्र कि उनकी शख्सियत के ऊपर मतानत का, संजीदगी का दबीज़ पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन इतना दबीज़ भी नहीं है, वो पर्दा इतना मोटा भी नहीं है कि हम उनके दिल की खुशी को ना झांक पाएं। उनके दिल में जो गुदगुदी हो रही है, जो खुशी का एहसास हो रहा है कि मुझे इतनी बड़ी ओहदा दे दिया गया है, इतना बड़ा सदर बना दिया गया है, तो वो दिखावा तो ये कर रहे हैं कि वो संजीदा हैं, संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, संजीदगी का पर्दा पड़ा हुआ है उनकी शख्सियत पे। लेकिन कृष्ण चंद्र कहते हैं कि हमने उस पर्दे में से झांक लिया है, अंदर खुशी के रसगुल्ले फूट रहे हैं, खुशी के लड्डू उनके मन के अंदर फूट रहे हैं। जबल्ली खुशी मतलब फितरी, जो उनकी फितरी खुशी है, अंदर से जो खुशी है उनकी, वो झलक रही है, वो हमसे छुप नहीं रही। मतानत है लेकिन बोझल नहीं है। अब उनके बारे में और बयानी कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं उनके किरदार की, कि क्या उनके किरदार की खासियत इनको नज़र आई है, क्या खासियतें उनकी फितरत में इनको नज़र आ रही हैं। तो ये कहते हैं कि संजीदगी तो है, लेकिन अपनी संजीदगी से वो बोझिल नहीं करते, वो बोझ नहीं बन रही, वो बोरियत महसूस नहीं हो रही। उनकी संजीदगी को देखकर एक अलग ही खुशी कृष्ण चंद्र को हो रही है। खुश तबई है लेकिन खुलकर नहीं। अब तबीयत की जो खुशी है वो भी उनकी नज़र आ रही है, उनके अंदर मौजूद है, लेकिन खुलकर वो खुशी जाहिर नहीं हो रही। यानी संजीदगी को भी उन्होंने एक पर्दे के अंदर दबा रखा है और अपनी खुशी को भी वो पूरी तरह जाहिर नहीं कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है किसी चीज़ ने, किसी ख़ास वाक़े ने या किसी ख़ास माहौल ने उनके जहन के, उनके फ़िक्र के, उनके फितरी सलाहियत के दो टुकड़े कर दिए हों। वो उस पर भी मजबूर हैं और इस पर भी। दोनों रंग एक ही शख्सियत में झलकते हुए नज़र आते हैं। अब कृष्ण चंद्र उनकी शख्सियत के दो पहलू देख रहे हैं। वहाँ आपको संजीदगी भी नज़र आ रही है और वहाँ आपको शगुफ्तगी भी नज़र आ रही है। तो ये कहते हैं कि किसी माहौल ने, किसी चीज़ ने, किसी इनाम ने, किसी ओहदे ने, किसी रुतबे ने शायद उनकी शख्सियत के दो टुकड़े कर दिए हों और वो दोनों को निभाकर चल रहे हैं, दोनों को अपने अंदर मौजूद करके चल रहे हैं। यानी एक तो उनकी जबल्ली फितरत है, फितरी खुशी है उनकी, और एक पर्दा उन्होंने ऊपर से डाल रखा है। अब मैंने आपको बता दिया क्योंकि प्रेमचंद सोसाइटी के ये सदर हैं और बड़ी सोसाइटी है, खूब इसके अंदर शोहरत है, खूब नाम है, रुतबा भी बड़ा है प्रेमचंद सोसाइटी का, इसका सदर बनाया गया है, तो खुशी होना लाजमी है और जाहिर सी बात है कि खुशी होगी। अब खुशी होगी तो ऐसा तो नहीं है कि सदर बना दिया गया है तो ये चिल्लाते फिरें, खुशियां मनाते फिरें। उस खुशी को इन्होंने दबा रखा है। काहे से? संजीदगी के पर्दे से अपने दिल की खुशी को दबा रखा है, छुपा रखा है। लेकिन कृष्ण चंद्र उनकी दबी हुई खुशी को पढ़ चुके हैं, उनको उनकी झलक नज़र आ गई है। अब उनको उनके किरदार के दो टुकड़े हुए नजर आते हैं, एक टुकड़ा संजीदगी का और एक हिस्सा शगुफ्तगी में डूबा हुआ, शगुफ्तगी के साथ उनके सामने नजर आ जाता है। तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है कि उस चीज़ ने उनके शख्सियत के, उनकी फितरत के दो टुकड़े कर दिए हैं। और कैसे? उनके जहन के, उनके फिक्र के और उनकी फितरी सलाहियत के, उनकी फितरी सलाहियत के भी दो टुकड़े नजर आ रहे हैं, उनके जहन का भी दो हिस्सों में तकसीम हुआ नजर आ रहा है, और उनकी फिक्र भी, सोच भी, वो भी दो हिस्सों के अंदर तकसीम नजर आ रही है। एक फिक्र के अंदर वो सोच में संजीदा नजर आ रहे हैं और दूसरी में उनका अंदाज शगुफ्ता नजर आ रहा है। और इस पर भी दोनों रंग एक ही शख्सियत में झलकते नजर आ रहे हैं। यानी वो छुपाना चाह रहे हैं, फिर भी उनकी दिल की खुशी, फितरी उनकी चाहत छुप नहीं रही है, फितरत छुप नहीं रही है। पेरिस की रंगीनी भी है और आलिमाना जहद भी। जहद यानी परहेजगारी। जाहिद परहेजगार को कहा जाता है, जो अल्लाह की इबादत के अंदर हर चीज़ से परहेज करे, वो जाहिद कहलाता है। और जहद परहेजगारी। पेरिस की रंगीनी भी उनकी शख्सियत के अंदर नज़र आ रही है और साथ ही परहेजगारी भी नज़र आ रही है। आलिमाना जहद भी उनकी शख्सियत के अंदर नज़र आ रहा है। शगुफ्ता इंशा पर्दाजी भी है और फिक्री ठहराव भी है। यानी वो हंसी मजाक वाली, हल्की फुल्की मजमून भी वाले अंदाज में भी नज़र आ रहे हैं और संजीदा भी ठहराव भी उनके फितरत में, उनके किरदार में नज़र आ रहा है। दोनों तरह की चीज़ें, दोनों तरह की खासियत जो एक दूसरे की जद हैं, उनके किरदार में एक साथ नज़र आ रही हैं। लिबास में इमारत की झलक है। इमारत यानी अमीरी, रईसी, क्योंकि
जो उन्होंने लिबास पहन रखा है वो बड़ा महंगा लिबास है, बड़ा कीमती लिबास है, तो उनके लिबास से अमीरी की झलक महसूस हो रही है, इमारत उनकी नज़र आ रही है। और गुफ्तगू में हिलम की चाशनी, हिलम यानी बर्दबारी, नर्म दिली, नर्म अंदाज में, नर्म लहजे में बात करना, शगुफ्ता अंदाज के अंदर बात करना, ये हिलम कहलाता है। और उनकी गुफ्तगू में हिलम की चाशनी नज़र आ रही है और लिबास के अंदर उनकी अमीरी जाहिर हो रही है। तेवर जागीरदाना है और जहन बागियाना। काजी साहब एक ऐसे नौजवान हैं जिसे अरसे से किसी ने नहीं गुदगुदाया है। अब देखिए कितना खूबसूरत जुमला कृष्ण चंद्र ने इस्तेमाल किया है। तेवर जागीरदाराना है और जहन बागियाना। किसके लिए कह रहे हैं ये? काजी साहब के लिए। कृष्ण चंद्र का जब हम तारुफ हासिल कर रहे थे, आपको सबक का दूसरा हिस्सा जो था वो देखा होगा आपने, और नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को भी देखें। इस सबक के दूसरे हिस्से वाला वीडियो है, वहाँ मैंने आपको बताया था कि कृष्ण चंद्र के हवाले से अली सरदार जाफरी कहते हैं कि कृष्ण चंद्र एक छुपे हुए शायर हैं, एक धोखेबाज अफसाना निगार हैं, जिनकी असल तो शायराना है, लेकिन वो शायराना अंदाज के अंदर अपने अफसाने लिखते हैं। उनके अफसानों के अंदर शायराना अंदाज मिलता है। अब आप देखिए कितना खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया है। तेवर जागीरदाना है और जहन बागियाना। बागियों सा जहन है और जागीरदाराना उनके तेवर नज़र आ रहे हैं। जहन में कुछ और चल रहा है और उनके तेवरों में, उनके अंदाज से कुछ और झलक रहा है। तो यही खूबसूरती कृष्ण चंद्र के अफसानों को खूबसूरत बनाती है। कृष्ण चंद्र का यही अफसाना, यही अंदाज दूसरे अफसाना निगारों से उनको अलग कर देता है। ये जो खुसूसियात आपको नज़र आ रही हैं, एक एक जुमला खूबसूरत बन पड़ा है। आपको किसी दूसरे मुसन्निफ़ के यहाँ पर, दूसरे अफसाना निगार के अंदर इस अंदाज के, इस खूबसूरती वाले जुमले नज़र नहीं आने वाले हैं। तो वो कहते हैं काजी साहब के लिए तेवर जागीरदाराना है और जहन बागियाना। काजी साहब एक ऐसे नौजवान हैं जिसे अरसे से किसी ने नहीं गुदगुदाया हो, लेकिन ख़ुद उसके दिल में शोखियाँ चुटकियाँ ले रही हों। काश कोई मुसन्निफ़ लैला के खतूत को गुदगुदा दे। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसे नौजवान नज़र आ रहे हैं कि जिसे कभी किसी ने नहीं गुदगुदाया हो, लेकिन उसका मन करता है कि कोई उसको गुदगुदाए, यानी उसको हंसने पर मजबूर करे। वो जो अपनी हंसी रोके हुए हैं, अपने शगुफ्ता अंदाज को रोके हुए हैं, अपने दिल की खुशी को, जबली खुशी को रोके हुए हैं, तो इस अंदाज की वजह से, उस खुशी को रोकने की वजह से ही कहते हैं कि वो ऐसे नौजवान मालूम होते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई उनको हंसाए, कोई उनको गुदगुदाए, लेकिन इससे पहले किसी ने उनको गुदगुदाया भी नहीं। खुद की ख्वाहिश है कि कोई गुदगुदाए, और जब कोई गुदगुदाएगा तो वो खिलकर हंस पड़ेंगे, अपनी सारी खुशी को वो जाहिर कर देंगे। काश कोई मुसन्निफ़ लैला के खतूत को गुदगुदाए। लैला के खतूत एक मजमुआ है, शायरी मजमुआ है, और ये काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का लिखा हुआ है, बहुत मशहूर है। आपका शाहकार मजमुआ है, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का शाहकार है। लैला के खतूत और मजनू की डायरी दूसरी किताब थी आपकी। इसमें आपने ख़वातीन के मसलों को उठाया है और बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर उठाया है, और इसी वजह से आपकी शोहरत भी है। तो मुसन्निफ़ का नाम लिया है मुसन्निफ़ लैला के खतूत। तो ये मुसन्निफ़ लैला के खतूत कौन है? काजी अब्दुल गफ़्फ़ार। इस तरह के वो भरी महफिल में, यारों की महफिल में नहीं, हज़ारों लाखों मामूली आदमियों की महफिल में खिलखिलाकर हंस पड़े। और जब कोई गुदगुदाएगा उनको, तो वो सिर्फ यारों की महफिल में नहीं, हज़ारों लाखों मामूली आदमियों की महफिल में खड़े हुए हों, आवाम के बीच में खड़े हों, तो वहाँ भी वो खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे। और जो इनका खिलखिलाना कर हंसना है, ये कोई मामूली खिलखिलाकर हंसना नहीं होगा। इस हंसने की बदौलत, इन गुदगुदाने की बदौलत एक शाहकार तख्लीक होगी, एक शाहकार अफसाना या कोई नज़्म या कोई गज़ल वगैरह, उसका वो रंग नज़र आएगा। ये गुदगुदी एक बहुत बड़े शाहकार का पेश खेमा होगी, पेश खेमा उसकी शुरुआत होगी, यानी उसकी नींव पड़ जाएगी एक नए शाहकार बनने की। जैसे शाहकार इन्होंने लैला के खतूत लिखे हैं, तो बोले कि ये जो वो मुसन्निफ़ हैं, जब इनको गुदगुदाया जाएगा और ये खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे, तो इनका गुदगुदाया जाना और इनका खिलखिलाकर हंस पड़ना एक नए अफसाने की कहानी लिखेगा, एक नई गज़ल की, एक नए तख्लीक की कहानी ये लिखने वाला होगा। यहाँ पर बच्चों ये हिस्सा मुकम्मल हो जाता है पौधे का। एक हिस्सा जो इजलास वाला हिस्सा है, वही इस सबक के अंदर शामिल किया गया है, जिसका हमने मुताला किया है। लाइब्रेरी में आपको ढूंढना है,
अगर पौधे आपको मिल जाती है तो इस किताब का मुताला करना है। तवील किताब है, लेकिन हैदराबाद इजलास के अंदर जो जो वाक़यात पेश आए हैं बड़ी खूबसूरती के साथ कृष्ण चंद्र ने उसकी बयानी की है और बहुत खूबसूरत ज़बान भी आपने इस्तेमाल की है। प्रेमचंद का अंदाज़ दूसरे मुसन्निफ़ीन से जुदा हैं, दूसरों से अलग हटकर आप बयानी करते हैं और जो आप बयानी करते हैं तो दूसरे बराबरी नहीं कर सकते, उस पाए के ऊपर नहीं पहुंच जाते जहां पर कृष्ण चंद्र पहुंचते हैं। यहां पर बच्चों मुकम्मल हो गई है ये, और ये तीसरा हिस्सा है जिसका हमने मुताला किया। अगले हिस्से में हम पौधे से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब को हल करेंगे। उस हिस्से के आने तक आपको इंतज़ार करना है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।